दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो पर आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई में आज अन्नदाता की सीधी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अन्न संकल्प लिया है और उनके मुताबिक चुनाव में किसानों से अन्याय और अत्याचार करने वाली बीजेपी को हराएंगे। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को जवाब देने में देर नहीं की। उन्होंने कहा कि दंगाइयों, अपराधियों और आतंकवादियों का हाथ थामने वाले लोग आज अन्न को हाथ में लेकर ढोंग कर रहे हैं। इसलिए आज सवाल पब्लिक का यूपी की लड़ाई में अन्न प्रेमी वर्सेस जिन्ना प्रेमी, क्या अन्नदाता बनेगा यूपी चुनाव का भाग्य विधाता? सवाल पब्लिक का उठाएं उससे पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी खबरें, कोरोना को लेकर आज 2 अच्छी खबरें हैं। केस और पॉजिटिविटी रेट दोनों में कमी आई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 12 से 14 साल के बच्चों के लिए मार्च से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। NTAGI के चीफ NK अरोड़ा ने यह बयान दिया है। मार्च तक 15 से 18 साल तक के बच्चों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाने की उम्मीद भी है इस वक्त जो जताई गई है। आज का दूसरा बड़ा हेडलाइन, महाराष्ट्र कांग्रेस के चीफ नाना पटोले ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। पटोले ने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ पीएम प्रचार करने आए उन्हें अपमानित कर सकता हूं, मार भी सकता हूं। पटोले के इस बयान को बीजेपी ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक से जोड़कर सवाल उठाया है। आज की तीसरी बड़ी खबर, अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 बड़े धमाके हुए। इसमें 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी नागरिक की हमले में मौत हो गई है। 6 लोग इस हमले में घायल हैं। हमले की जिम्मेदारी इस वक्त हती विद्रोहियों ने ले ली है। समाजवादी लोग और किसानों से भी अपील करेंगे कि अन्न संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और उत्तर प्रदेश से हटाएं। जैसे पहले टोट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था, इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। का जो बंधन है उससे हम थोड़ा सा बोल पड़े फालतू, ऐसे हमें करवाने होता। योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, वहां से उनको जीतना चाहिए, विपक्ष मजबूत रहेगा। दर्शकों, अब आते हैं आज के मुद्दे पर। समाजवादी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र अभी जारी नहीं किया है, लेकिन आज किसानों पर अपने प्लान का ऐलान जरूर कर दिया है। अखिलेश यादव ने आज कहा है कि उनकी सरकार सभी फसलों पर MSP देगी। गन्ना किसानों को भुगतान 15 दिन के भीतर कर दिया जाएगा और इसके लिए जरूरत पड़ी तो अलग से फंड भी बनाया जाएगा। अखिलेश के मुताबिक किसानों को उनकी सरकार ब्याज मुक्त लोन दिया करेगी अगर उनकी सरकार आई तो। किसानों के लिए बीमा और पेंशन व्यवस्था भी दी जाएगी। अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर कांड पीड़ित बताए गए किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क को समाजवादी पार्टी में शामिल भी कराया है और उन्हीं के जरिए अन्न संकल्प भी लिया। बात कर रहे हैं दंगा कानून व्यवस्था, ये जानबूझ करके किसान के मुद्दे से चुनाव हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें जवाब ना देना पड़े कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। इसीलिए हम समाजवादी लोग और किसानों से भी अपील करेंगे कि अन्न संकल्प लें और भारतीय जनता पार्टी को हराएं और उत्तर प्रदेश से हटाएं। अखिलेश ने आज किसानों पर बड़ी बड़ी बातें की हैं, खासकर सरकार बनने पर। राजनीतिक तौर पर संवेदनशील गन्ने की फसल पर 15 दिनों में भुगतान का वादा बहुत बड़ा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि उसने 5 साल में गन्ने पर 1,52,000 करोड़ रुपया का रिकॉर्ड भुगतान किया है। इसमें 10,660 करोड़ रुपए का
भुगतान पिछली सरकारों के दौरान बकाया था। उत्तर प्रदेश में गन्ने के भुगतान का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 2017 से 2021 के बीच योगी सरकार में 1,51,508 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, जबकि 2012 से 17 के बीच अखिलेश यादव की सरकार में 95,000 करोड़ रुपयों का भुगतान हुआ। 2007 से 12 के बीच मायावती सरकार में सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। तो ये आंकड़े आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा किसानों के लिए उठाए गए कदमों को लेकर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक साल तक चले किसान आंदोलन का असर क्या होगा। आज केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की। कहने को तो वो नरेश टिकैत का चाल जानने गए थे, लेकिन कल से आज के बीच नरेश टिकैत समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों को समर्थन देने को अपना बयान से किनारा कर लिया है। तो क्या चल रहा है असल में? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की अगुवाई नरेश टिकैत के भाई राकेश टिकैत ने की थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर राकेश टिकैत का स्टैंड बहुत अहम हो सकता है। जब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की मोदी सरकार से बर्खास्ती जैसे मांगों को लेकर किसान मोर्चा फिर मोदी सरकार पर हमलावर हो रहा है, तब राकेश टिकैत का एक बयान यूपी चुनाव के नजरिए से बेहद अहम हो जाता है। सुनिए उन्होंने योगी आदित्यनाथ के चुनाव को लेकर क्या कहा है। हमने ये कहा कि विपक्ष भी मजबूत रहना चाहिए। योगी जी को चुनाव लड़ना चाहिए, वहां से उनको जीतना चाहिए। विपक्ष मजबूत रहेगा। अपनी हाउस में बात उठाओगे तो विपक्ष को मजबूत रहना चाहिए। तो आज सवाल पब्लिक का क्या है? सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश का अनसंकल्प चुनावी मुद्दा है? अखिलेश को जिन्ना प्रेमी बताएंगे तो योगी आदित्यनाथ वोट पाएंगे क्या? किसान आंदोलन वाले टिकैत भाई किसके साथ है? अजय मिश्रा टेनी पर बीजेपी के सामने इधर कुआं उधर खाई हो गई है क्या? अन्नदाता बनेगा यूपी चुनाव का भाग्य विधाता? यही है सवाल पब्लिक के। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मेहमान जो इन सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ जफर इस्लाम है, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। डॉक्टर अजीज खान है, नेशनल स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के। शेखर अय्यर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी के बड़े नेता हैं। शांतनु गुप्ता ऑथर हैं, किताबें लिखते हैं और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं जफर इस्लाम भाई आपसे। जफर इस्लाम भाई, नर्वसनेस बढ़ रही है क्या? नरेश टिकैत कल तक समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ थे। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आइए योगी भाई लड़िए। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है जो 10 फरवरी को शुरू होना है, इसमें कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा है। और ऊपर से ना सिर्फ अखिलेश यादव ने अन्नदाता की कसम खाई है, शपथ ली है, उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों के साथ वो वापस जाकर लखीमपुर में धरना करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने गृह राज्य मंत्री को हटाया नहीं है। अब आप ब्राह्मण का वोट बचाएंगे या किसानों की बात सुनेंगे? क्या होगी बीजेपी की स्ट्रैटेजी? देखिए, तो अभी वेस्टर्न यूपी में जहां ज्यादातर जाट है, किसान हैं, जिन्होंने आंदोलन किया था, जिन टिकैत साहब के बारे में बात कर रहे थे, आप जरा सा 2017 में जाइए, 2019 में जाइए, 2014 में जाइए, देखिए हमारा वोट परसेंटेज हर बार बढ़ा। 58%, 78%, 91%। जब 2019 में हमें वोट मिला तो आपको बताना चाहता हूं नाविका जी कि उस वक्त महागठबंधन एसपी बसपा दोनों साथ थी और मात्र 7% वोट मिले उनके। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा वोट बिल्कुल इंटैक्ट है। जाट समाज भारतीय जनता पार्टी को 1989 से कभी भी निराश नहीं किया है और हम उनके साथ बार बार खड़े रहते हैं, बराबर खड़े रहे हैं और बराबर आगे भी खड़े रहेंगे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि ये कितनी भी कोशिश कर ले,
अखिलेश यादव जी, उनको कोई फायदा नहीं होगा। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं नाविका जी, क्या भी देखिए ना कि 2014 से पहले किसान ये कितनी बार सरकार में आए हैं। 2017 में गई इनकी सरकार, लेकिन उससे पहले 4 बार सरकार में रह चुके। क्या किया किसानों के लिए? आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसलिए कि पता है कि जमीन खिसक चुकी है, किसानों का जो विश्वास इनको प्राप्ति नहीं है। आप देखिए 36,000 करोड़ किसने दिया था? जफर किया, हमने किया। अब कल की बात पुरानी, कल की बात पुरानी हो गई, अब तो नई कहानी लिखनी पड़ेगी ना, क्योंकि चुनाव तो अब आया है। चुनाव से पहले जो हुआ वो लोगों को याद कहां रहता है, और चुनाव जब अब आ रहा है तो लोग ये भी पूछेंगे कि 1 साल किसान पीड़ित आंदोलन कर रहे थे तो आपको दर्द नहीं हुआ था? मैं एक अहम बात बताता हूं। देखिए दर्द तो है ही, और इसलिए तो आज आपने देखिए उनको ही मान सम्मान करते हुए, ये किसान के बेहतरी के लिए कानून थे, लेकिन उनका ही मान सम्मान करते हुए अभी हमने कानून वापस लिया। लेकिन एक और बात कहना चाहता हूं, आपने नरेश टिकैत जी की बातें सुनी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा, इसलिए कि उनको मालूम है कि जमीन पे और उनके समाज में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति सब लोग जो है वो सब लोगों को विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। इसलिए उन्होंने भी इस बात को सोचते समझते हुए कहा कि ये फैसला जो है समाज करेगा। जाहिर है समाज में क्या बात होती है, समाज का रिकॉर्ड देख लीजिए, समाज का रिकॉर्ड है, और उनको भी पता है कि उनके समाज में पूरे तौर से भारतीय जनता पार्टी के ही के प्रति जो है उनकी सोच है। समाज का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो जफर इस्लाम भाई, समाज का रिकॉर्ड 2014 से पहले यूपी में काफी साल, बल्कि 2 दशक बीजेपी का तो कोई वहां पर खास दबदबा था नहीं। 2017 में जरूर आपकी सरकार बनी और बहुत अच्छी बहुमत से बनी, लेकिन उससे पहले कुछ यूपी में बीजेपी का ग्राउंड पर था नहीं। उससे पहले तो हमेशा मायावती मुलायम सिंह हुआ करता था। लेकिन मैं डॉक्टर अजीज खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, पिछली बार का चुनाव अगर देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 97 सीट्स हैं। 97 सीट्स में तकरीबन 80 मिली थी बीजेपी को, और आपको पता है कि तब एक ऐसा वाकया भी हुआ था मुजफ्फरपुर, क्योंकि मुजफ्फरपुर के बाद जो आपके जाट भाई हैं, किसान भाई हैं, और मुजफ्फरनगर की बात बता रही हूं, तो इनके बीच में फूट पड़ गई थी। अब आप कोशिश कर रहे हैं नरेश टिकैत को आगे लाकर के जाट मुसलमान सब एक साथ हो जाएं और आपको वोट पड़ने शुरू हो जाए। इतनी दिक्कत आपको हो रही है कि आप पहले प्रत्याशी डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर को किया नाहिद मसूद के नाम को आपने डिक्लेयर किया, फिर वापस ले लिया, उनकी बहन को दे रहे हैं। बीजेपी ने पहली बार में 107 कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी। आपके पास तो सब कुछ बना धरा हुआ है, आप कह रहे हैं कि सारी जनता बीजेपी के खिलाफ है, फिर भी आपके सिर्फ 36 प्रत्याशी अब तक बाहर आए हैं। अभी तक क्या कैलकुलेशन, रिसर्च, समीकरण जोड़ रहे हैं क्या? इतना जोड़ रहे हैं कि कैलकुलेटर में पूरे नंबर पूरे नहीं आ रहे डॉक्टर अजीज खान साहब? जी देखिए नाविका जी, आपकी बात मैं सुन रहा था, और जफर इस्लाम साहब भी बार बार उसी चीज को कि 70 आए थे 87 में से। देखिए कांट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। हो गया, ठीक है, आपने ख्वाब दिखाया, सपने दिखाए, और सपने दिखा करके किसानों, मजलूमों के, पिछड़ों के, दलितों के वोट आपने ले लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप बिल्कुल जादूगर हैं, मैं मानता हूं, करता हूं, मैं मानता हूं इस बात को। आपके लिए किसान जो है वो इंसान नहीं है, आपके लिए किसान एक वोट है। आपको किसानों से हमदर्दी नहीं है। अगर किसानों से हमदर्दी होती ना तो जनरल डायर से भी ज्यादा क्रूर आपने अपनी रवैया अख्तियार की है। किस कदर उस पे थार चढ़ाया है, किस कदर आपने जीप चढ़ाई है ना, किसानों को कैसे कुचला है। आपने क्या किया जरा लोगों को बता दीजिए। सर एक मिनट, जफर साहब आपने अजीज साहब बताइए कि लोगों जनता को बताइए। नहीं सर कह रहा हूं कि सांसद है, प्लीज आपका सम्मान करता हूं। नहीं आप बताइए तो क्या किया आपने किसानों के लिए किया? नहीं मैंने बोला ना, मैं नहीं ये जफर साहब ने क्या किया ये तो बताइए। तरीका नहीं भाई, मैं नाविका जी नो, हम पूरी गंभीरता से मैंने इनकी बात सुनी है, मुझे मौका दिया जाए प्लीज।
मैं अरे जो तो बात कह सिर्फ रहा हूं, मैं आपसे- कोई गलत मैं बात पूरे- नहीं कर रहा हूं। जफर इस्लाम साहब, मैं संजीदगी से जफर पूछ इस्लाम रहा साहब, आपसे। जफर मैं बहुत इस्लाम संजीदगी साहब, से- जफर इस्लाम साहब, उनको मैं उनको बड़ी कहने संजीदगी दीजिए। से आपको मैं समय सुनिए, दूंगी मैं रिबर्ट आपसे पूछ करने रहा के लिए, आपको समय मिलेगा, समय जवाब दूंगी रिबर्ट करने के लिए। अभी अब खान साहब की बारी है। खान साहब बोलिए। हाँ, ये रही बात बारी। देखिए, आप बहुत ही निष्पक्ष पत्रकार हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। एक बात आप समझिए, मैंने वही बात आपसे कही ना कि इनको किसानों से हमदर्दी नहीं। अगर हमदर्दी होती तो किसान 12 महीने बैठा था, जाड़ा, गर्मी, बरसात, कोरोना काल में एक बार ये खबर लेने नहीं गए। चुनाव जब सर पर आया तो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, साहब ये वापस ले रहा हूं, खुद कानून बनाया और खुद वापस ले रहे। 750 किसान मर गए, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। इन्होंने जो जो वायदे किए, इन्होंने कहा एमएसपी लागू करेंगे, उसकी गारंटी, इन्होंने कहा ये फला कानून, फला सारी मांगे, कहा सब मान लूंगा। मैं जानना चाह रहा हूं कि करीब 2-3 महीने का वक्त बीत गया, आपको कानून वापस लिए हुए, क्या आपने एमएसपी की गारंटी लागू की? क्या आपने उनकी सारी मांगे मान ली? नहीं। मैं दावा करता हूं कि ये चुनाव खत्म होने के बाद आप उस कानून को दोबारा लाएंगे, क्योंकि आपने कहा था कि हम पर अजीज खान साहब, तो हम अजीज खान साहब, आपको भी तो एमएसपी की याद अब आई ना। आपकी सरकार पहले थी, अब आप कह रहे हैं गन्ना के लिए हम फंड बनाएंगे। आपकी सरकार पहले थी, पहले क्या दर्द नहीं हो रहा था किसानों के बारे में, तब कर देते। अब इन्होंने कहा है कि कानून वापस ले रहे हैं, अब इनको नीचा दिखाना है। आप किसानों के लिए नहीं कर रहे। ये आपकी एक राजनीतिक चाल है कि किस तरह से, कि बिल्कुल यही बात है। शांतनु जी, क्या ये एक तरह का कंपटीशन नहीं है? इनकी सरकार जब थी तो ये सब कुछ कर सकते थे, तब तो नहीं किया। अब इनको याद आ रहा है कि आप एमएसपी नहीं करें। अरे एमएसपी की गारंटी आपने कब दी थी? आपने कब गन्ना की गारंटी ली थी? कब कहा था कि फंड बनाएंगे? आप भी कर सकते थे। शांतनु गुप्ता जी, जवाब दीजिए इस बात का। खान साहब, आप मुझे डांट रही हैं। अरे मुझे सुन लीजिए, हम बात कर लीजिए। आप तो हड़का रही है, डांट रही है। खैर, आप बड़ी सम्मान करता हूं। मुझे लगा मुझे कहने मैं हड़का कहा रही हूं। सवाल पूछो तो आपको लगता मैं डांट रही हूं। सवाल मैं बीजेपी से पूछूं तो आप ताली बजाते हैं, निष्पक्ष कहते हैं मुझे। आपसे पूछूं तो आप कहते हैं हड़का रही है। कमाल है। मुझे बात रख, मैं क्या इतने रूप धारण करने वाली देवी मां नहीं हूं। मैं वही हूं इंसान, वही एंकर हूं, वही पत्रकार हूं जो सवाल पूछ रही है आपसे भी और बीजेपी से भी। हाँ, तो एक मिनट, शांतनु गुप्ता बोल लें, फिर आपसे जवाब लूंगी। शांतनु गुप्ता एक बार बोल लें, इस बात पर कम से कम उनका रिस्पॉन्स ले लूं, फिर आपके पास आती हूँ। जी शांतनु जी। जी, ठीक। नाविका, बस मैं एक बात से शुरू करूंगा। समाजवादी पार्टी के नेता आजकल जब निष्पक्ष और ईमानदार बोलते हैं तो उसके कई मतलब होते हैं, और अभी ईमानदार बोल के फंस गए थे इनके नेता अभी कुछ दिनों पहले, पसीने आ गए थे उनके माथे पे। तभी वो अलग है। देखिए, किसी भी सरकार को, किसी भी इनकम्बेंट पार्टी को, किसी भी लीडर को वादे करने का हक है और सब वादे करते हैं, लेकिन कोई अखिलेश यादव के वादों पे क्यों बिलीव करेगा? उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, वो खुद 1 बार 5 बार के पूरे, पिताजी तो कभी 5 साल अपने पूरे नहीं कर पाए, लेकिन ये तो उन्होंने 5 साल पूरे करे। तब क्या इन्होंने वादे पूरे करे? मैं 2-3 उदाहरण दूंगा, उससे पता लग जाएगा आपको। एमएसपी की बात होती है, एमएसपी की बात हमने 1 साल से खूब सुनी। 2016-17 में, जो आखिरी वर्ष था अखिलेश यादव का, इन्होंने 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा एमएसपी पे पूरे उत्तर प्रदेश। ठीक है। आखिरी वर्ष योगी आदित्यनाथ का 2021 में 56 लाख मीट्रिक टन, 8 गुना ज्यादा, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना नहीं, 8 गुना ज्यादा मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया एमएसपी पे। दूसरी बात, इतना ऐसे ही बिल्कुल 8-9 गुना धान ज्यादा खरीदा गया। आते हैं गन्ना पे, आपने खुद बताया, और गन्ना में मैं थोड़ी सी करेक्ट करना चाहूंगा, जो आपकी रिसर्च में आपने बताया कि 50,000 का पेमेंट तब हुआ, 95 का समाजवादी पार्टी में और 1.5 करोड़ का भाजपा की सरकार में हुआ। देखिए, गन्ना का पेमेंट सरकारें नहीं करती हैं, सरकारों के पास तो थोड़ी सी कोऑपरेटिव मिले हैं। गन्ना का पेमेंट प्राइवेट करती है, लेकिन प्राइवेट से करवाया कैसे जाता है? तो योगी आदित्यनाथ ने उसके लिए बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जो आपके दर्शकों को अच्छा लगेगा। योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में जहां गन्ना की मिले हैं वहां एस्क्रो अकाउंट बनाया है। उस एस्क्रो अकाउंट में चीनी मिल का मालिक होता है और उस जिले का गन्ना अधिकारी होता है। 85% पैसा जो भी शुगर की खरीद से आता है वो उस एस्क्रो अकाउंट में जाता है, जिससे गन्ना मिल मालिक अपने आप दे ही नहीं सकता, जिससे वो पैसा कहीं वो इधर उधर ना कर पाए और वो गन्ना किसान हो पाए। तो वहां पे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। अखिलेश यादव कहेंगे मैं गन्ना दे दूंगा, वो दे ही नहीं सकते। अखिलेश यादव अपनी जेब से नहीं देंगे पैसा, क्योंकि वो तो गन्ना मिल मालिक से जाता है। तो उस स्ट्रक्चर से हुआ है, और सबको डीबीटी मिला है। पहले गन्ना की पर्ची कागज में मिलती थी, वो पर्ची खो जाती थी। जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने 2.5 साल पुराने पेमेंट किए हैं नाविका, 2.5 साल पुराने। मैं मानता हूं, और मैं जफर इस्लाम साहब से कहूंगा
भाजपा 15 दिन में पेमेंट नहीं कर पाई, भाजपा ने 2 महीने में करा, 3 महीने में करा, लेकिन आज जो पहले 2-2 साल में होता था वो 3 महीने में आ गया। अब जनता कह रही है हमें 15 दिन में चाहिए, तो वो भी होगा। लेकिन लोग अखिलेश यादव पे विश्वास क्यों करेंगे? मुझे नहीं लगता कोई भी कारण है अखिलेश यादव पे बिल्कुल। तो इस वक्त किस का किसानों के लिए दिल इतना दर्द हो रहा है, इतना हो रहा है, मैं देखना चाहती हूं, लेकिन पब्लिक भी देख रही है ये सब, और पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। तो ये शो है सवाल पब्लिक का, और इस पर पब्लिक को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। पब्लिक में 2 सवाल आ रहे हैं, जटाशंकर जी और संदीप सिंह जी। आइए पहले इनके सवाल सुनते हैं, फिर मैं जिसके लिए वो सवाल होगा उनसे जवाब लूंगी। सुनिए जटाशंकर जी को और संदीप सिंह जी को। अखिलेश यादव यूपी में अन्न संकल्प कर रहे हैं, क्या उन्हें याद है कि उनके समय में गन्ने के बकाये का कितना भुगतान किया गया था? बीजेपी और योगी तो कॉन्फिडेंट है, योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये बीजेपी ने साफ कर दिया है। अब अखिलेश यादव सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते रहेंगे या ये भी बताएंगे कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, दोनों सवाल अजीज खान साहब आपके लिए ही आ गए। एक कि आपके समय में आपने क्या किया, अभी तो आप बीजेपी पे उंगलियां उठा रहे हैं, और दूसरा सवाल, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो अखिलेश जी कहां से चुनाव लड़ेंगे ये घोषित कर दीजिए। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ छठे फेज में लड़ने वाले हैं, लेकिन उनकी सीट की अनाउंसमेंट, और वो पहले मुख्यमंत्री हैं 20 साल में जो सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उन्होंने सीट की अनाउंसमेंट छठे राउंड की अभी कर दी है। अखिलेश यादव कब करेंगे? 2 सवाल है, दोनों के जवाब दीजिए। जी। पहले मैं शांतनु जी का जवाब दे दूं, वह बड़ी गंभीरता से, चूंकि किताब उताब लिखते हैं, घूमते रहते हैं, बड़ा ज्ञान है और सारी चीजें अच्छी रखते हैं, तो इनके बारे में बता दूं। इन्होंने कहा गन्ने का भुगतान किया, इन्होंने अपने जेब से किया है योगी जी ने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी भुगतान हुआ है, बड़ी डिटेल में, लेकिन आप गलत बोल रहे हैं, आपको मुझको मिसकोट कर रहे हैं खान साहब, आप मुझे मिसकोट कर रहे हैं। आप मिसकोट कर रहे हैं ना, मुझे इसलिए कह रहा हूं। आपका रिसर्च है तो मैं उस पर कह रहा हूं, आपका रिसर्च आप मिसकोट कर रहे हैं। मैंने तो खुद कहा कि अपनी जेब से नहीं दिया, अपनी जेब से नहीं दिया। यहाँ मैं अंदर आऊंगी, लाई डिटेक्टर टेस्ट भी करा सकती हूँ। उन्होंने से ही कहा था कि कोई भी मुख्यमंत्री अपनी जेब से नहीं करता, अपनी सरकार से, एस्क्रो अकाउंट से। सो आप मिसकोट मत करिए। तो ना अखिलेश ने अपनी जेब से दिया, ना योगी जी ने अपनी जेब से दिया। आगे बढ़िए। अरे सर नाविका जी प्लीज मुझे मौका दे। पहली बात तो ये जानिए कि जो भी भुगतान हुआ वो प्राइवेट चीनी मिलों ने किया 5 सालों में, जो आप बिल्कुल आप मेरी बात दोहरा रहे हैं, आप मेरी बात दोहरा रहे हैं। नॉर्मल रहिए। ये 1 by 1 क्या भाई डिबेट है भाई, ये क्या तरीका है? आप इतने सीनियर आदमी 1 by 1 कर रहे हैं, आप नोट करिए, बाद में जवाब दीजिए। जो भी सरकारी मिले हैं उनका भुगतान अभी नहीं हुआ है। 12,500 करोड़ रुपए अभी लाई डिटेक्टर पे लगा दीजिए, अभी भुगतान नहीं हुआ है। गलत तो बताएंगे भी नाविका जी, उनके पास मशीन है, अभी वो देखेंगी। आप बात तो करने दीजिए सर, आप मुझे बात करने दीजिए। आपने कहा गेहूं की खरीद करता हूं, धान की खरीद करता हूं, सब ट्रांसपेरेंट है। मैं बताना चाहता हूं शांतनु जी, आप जरा के जहां पे काटा है, जहां पर किसान अपनी धान गेहूं को ले जाता है, वहां देखिए क्या हो रहा है। बिचौलिए वहां खड़े हैं। धान और गेहूं जब किसान ले जाता है तो क्या जैसे वो मशीन पर चढ़ता है, कहते हैं साहब ये नम है, ये गंदा है, ये अच्छा, ये बुरा है। किसान वापस लाता है और वहां बिचौलिए खड़े रहते हैं, वो धान को वो ले लेते हैं। 1900 का आप रेट देने की बात करते हैं, वो 1200 में भी नहीं बिकता है। प्रैक्टिकल सुनिए आप। नहीं सुनिए मेरी बात, हम आपको 50 एग्जाम्पल दे देंगे, सुनिए बात। दूसरी बात, हम अपनी बात कहना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि साहब वो आप वादा कर रहे हैं। अरे वादा क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की, किसानों के लिए मुफ्त बिजली की बात की, हमने कहा 15 दिनों में भुगतान कर देंगे। आपने कहा था 14 दिनों में, नहीं कर पाएंगे तो ब्याज देंगे। आप तिलमिला उठे। हमने कहा कि हम बीमा करेंगे, पेंशन योजना लाई जैसे समाजवादी पार्टी, और जो शहीद हुए उनको 25-25 लाख की बात जैसे हुई, आज हमारे नेता ने जैसे अनाउंस किया, आप तिलमिला गए। क्यों? क्योंकि आप किसान विरोधी हैं। आप नहीं चाहते हैं कि किसानों का भला हो। आज अन्ना पशुओं को देखिए, सांड को देखिए, किस कदर आप रास्ते में जाइए तमाम एक्सीडेंट हो रहा है, उसका देखरेख नहीं हो पा रहा। गौशालाएं पड़ी हुई हैं, वहां पर उनको ले नहीं है, और जो गौशालाएं, अरे बाप रे बाप, इतना, अरे सुनिए मेरी बात, दुर्गति देखिए। इतनी लड़ाई मैं आपके पास, आप दोनों के पास लौट रही हूं, लेकिन सुधींद्र भदौरिया जी, यहाँ पे एक नई चैंपियनशिप शुरू हो गई है, और एक होता है वो इंडियन आइडल, यहाँ पे इंडियन फार्मर आइडल हो गया है शुरू। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में फार्मर का आइडल कौन बनेगा, किसान का आइडल कौन बनेगा, इसकी कंपटीशन शुरू हो गई है। तो भदौरिया साहब,
ये सब जो आज इतने किसान के शपथ लेने वाले हो गए हैं, इनको कल तक किसान याद नहीं आ रहा था। अपने अपने कार्यकाल में ये सब कर नहीं पाए जो अब ये उम्मीद कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ को करना चाहिए। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पूरी पार्टी है, वहां पर कह रही है कि हम कितना किसानों के लिए कर रहे हैं। ये क्या सिर्फ 10 फरवरी तक ही रहेगा किसानों का ध्यान, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसान आते हैं और वहां पर ज्यादा दबदबा है और इसलिए इनको 10 फरवरी तक शायद इसी किसानों का गुणगान करना पड़ेगा? देखिए, मैं काफ़ी देर से आपकी बहस सुन रहा था और सभी लोगों की बातों को मैंने सुना। बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात रखना चाहूँगा, पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के किसान पहली बार वोट नहीं दे रहे हैं, पहले भी वोट दिया है और किसानों ने देखा भी है कि कौन कितना काम करता है और उसके पूरे आंकड़े भी हैं। राकेश टिकैत का बयान मैंने कई बार कई मौक़ों पर सुना भी है। राकेश टिकैत ने कहा कि जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थीं तो उस समय गन्ने का दाम दुगना किया गया, मतलब कि जो 125 रुपया क्विंटल था उसको 250 रुपये क्विंटल तक ले जाया गया। तो बाकी लोगों ने बातें ज़रूर की पर काम पूरा करने का काम सुश्री बहन मायावती जी ने किया। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि गन्ने के किसान जब उसका अपना गन्ना लेके मिल पर ले जाते हैं तो उनको एक पर्ची पकड़ा दी जाती है। पर्ची कई साल तक लेकर वो बैठे रहते हैं और बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री रहती हैं तो उन्होंने आदेश निकाला था कि अगर एक हफ्ते में भुगतान नहीं होगा तो उस गन्ना मिल मालिक के खिलाफ FIR करके उनको गिरफ्तार करो। तो गन्ना मिल मालिक जो थे वो किसानों को ढूंढते थे और उनका पैसा एक हफ्ते के अंदर दिया जाता था। आप इन सब लोगों से पूछ लीजिए और विशेषकर आप किसानों से पूछिए। मैं तो कहूँगा कि हम अपनी बात कहेंगे, बाकी लोग अपनी अपनी बात कहेंगे और चुनाव के मौके पर और बढ़ चढ़कर हम लोग कहेंगे। असली चीज़ ये है कि आप राकेश टिकैत मैं कहिए तो मैं आपको उनका वीडियो क्लिप भेज भी देता हूँ। उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी से ज़्यादा किसी ने भी और काम नहीं किया इतना जितना किसानों के लिए उन्होंने किया। चलिए, कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है और अब राकेश टिकैत जी बहन मायावती और इसलिए सारे किसान भी बहन मायावती को वोट देंगे इस बार। तो कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, लेकिन मैं आंकड़ों के हिसाब से जो आंकड़े एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने सेंटर में दिए हैं उसके हिसाब से बता रही हूं कि शुगर केन यानी गन्ना के जो बकाया था उत्तर प्रदेश में वो 10,661 करोड़ रुपए में 2017 में था और वो अब घट के 4,000 से कम हो गया है और 2020-21 में 92% गन्ने के जो ड्यूज हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं। ये पार्लियामेंट में सवाल का जवाब है। तो मैं पूछना चाहती हूं शांतनु गुप्ता जी, पार्लियामेंट का ये जो सवाल का जवाब है इसमें अजीज खान साहब और मायावती जी का जो फॉर्मूला है वो कहां फिट हो रहा है? जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले 1.5-2 साल में, और सुदीन बदेरिया जी बिल्कुल ठीक है, कागज की पर्ची मिलती थी, वो कागज की पर्ची खो जाती थी, उस पर पेमेंट होता था और वो 1.5-2 साल में मिलता था। जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार है 2017 में, उन्होंने करीब 1.5 से 2 साल पुराना पेमेंट तो पहले करा, फिर अपने समय के पेमेंट करे मतलब मैंने देखा करवाए। और उसमें मायावती जी ने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने कानून का रास्ता लिया, लेकिन आप कानून से क्या कितने मिल अधिकारियों को आप जेल में डाल देंगे, कितने मिल मालिकों को डाल देंगे? तो जो एस्कोर अकाउंट की परंपरा शुरू हो गई वो ठीक करेगी। और सुदीन भगत जी आपको बता दूं कि अब वो गन्ना पर्ची नहीं है, अब SMS आता है। अब एक गन्ना का ऐप है और उसके कितने डाउनलोड है नाविका? 45 लाख डाउनलोड है। गूगल में उसकी रेटिंग है 4.3। आप देखिए, जो किसान यूज करते हैं वो CST में जाते हैं, उसमें मिलती है या SMS से मिलती है गन्ना पर्ची। तो गन्ना पर्ची भी बदल गई। जो अजीज खान जी का दुख है ये है कि अब गाय कट क्यों नहीं रही। अजीज खान जी का अगला दुख है केवल जो पूरे टाइम बताते रहे कि अब गाय कट क्यों नहीं रही है। इनके समय में गाय कटती थी, अब अवैध बुचरखाने बंद हो गए, तो तब से उन्हें यही बोलते रहे कि गाय क्यों नहीं कट रही है। वो मेरे ख्याल से अजीज खान जी का दुख है।
बहुत अफसोस है आपकी सोच मैं वारिस पठान साहब AIMIM के हमारे साथ जुड़ रहे हैं और मैं आ रही हूँ आपके पास। अजीज खान साहब, वारिस पठान जी आए हैं, वारिस पठान जी आए हैं शो पर। आप यही समझते हैं क्या शांतनु जी? आप पढ़े लिखे आदमी, किताबें लिखते हैं, आप बता रहे हो, आप कह रहे हो गाय नहीं कटती। मैं ये सोच रहा हूँ कैसे मेरे सोच के बारे में, क्योंकि आपके समय में अवैध बुचरखाने चलते थे जी। आपके समय में अवैध बुचरखाने चलते थे। शांतनु जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। अगर नहीं दंगा फसाद में किसी की भलाई नहीं होती और हमें इस तरह के प्रोवोकेटिव, इस तरह के भड़काऊ चीजें नहीं कहनी चाहिए। शांतनु गुप्ता जी, आपसे गुजारिश है कि नाविका जी, मैं आपको नाम से बता दूंगा कहां पे अवैध बुचरखाने चलते थे। वापस लीजिए अपने शब्द को। आप मैं बिल्कुल नहीं लेने वाला। मैं आपको नाम से बता दूंगा। आप सरकार में हैं, अगर किसी ने किया या कहा, आपकी पार्टी जिसको आप सपोर्ट करते हैं सरकार में है, आप किसी ने कहा या किया, उनको जेल में डाल दीजिए। क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि आपके टाइम में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पकड़कर जेल में डाल दीजिए। तो अवैध बुचरखाने बंद हुए ना, अवैध बुचरखाने बंद हुए 2017 में। अवैध बुचरखाने बंद हो गए। आपने कहा अजीज खान कह रहे हैं। शांतनु जी देखिए, आपका स्टेटमेंट आपने कहा ना, आपको पशु ज्यादा हो गए। ध्रुवीकरण के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। ध्रुवीकरण के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। कानून व्यवस्था पे या किसानों पर आप चुनाव नहीं जीत सकते। और यही बात मैं वारिस पठान साहब से पूछना चाहती हूँ। वारिस पठान साहब नमस्कार, आप थोड़ा सा देर से आए हैं शो में, तो यहाँ पर कौन है किसानों का सबसे बड़ा रहनुमा? यही कंपटीशन चल रहा है। इंडियन किसान आइडल इसका शो का नाम हो गया है, क्योंकि आप सब किसान की दुहाई दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मुजफ्फरनगर, कैराना और ये जो मुजफ्फरनगर में नाहिद हसन साहब की बात हुई, उनको टिकट दिया गया, अब उनसे टिकट लेकर वापस उनकी बहन को देने की बात चल रही है। उधर इमरान मसूद साहब हैं जो कहते हैं बोटी बोटी कर देंगे, वो चले गए हैं समाजवादी पार्टी में। तो मैं पूछना चाह रही हूं, मुद्दा क्या है? मुद्दा किसके लिए क्या है? क्या समाजवादी पार्टी किसानों के लिए, हक के लिए असली लड़ेगी क्योंकि आज उन्होंने अन्नदाता शपथ लिया है, या बीजेपी? कौन है असली रहनुमा किसानों का? देखिए नविका जी, आपने किसानों की बात की तो मैं भी कुछ प्रतिक्रियाएं अपने किसान भाइयों पे देना चाहूंगा कि देखिए, आप देश के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कृषि कानून का बिल लाया, इतनी जिद की उन्होंने कि मैं बिल वापस नहीं लूंगा। उनकी जिद की वजह से हमारे 700 से ज्यादा किसानों की जानें चले गई। अब इसका जवाबदार तो सीधा सीधा भाजपा की सरकार है। कौन जिम्मेदारी लेगा किसान की जानों की? अब किसानों का ही सब्जेक्ट चल रहा है, तो आपने देखा लखीमपुर के अंदर क्या हो गया। टीनी साहब के बेटे ने एक कॉन्स्पिरेसी किया, उन्हीं के घर में बैठ के थार गाड़ी लेके गया और हमारे पीसफुल प्रोटेस्टर किसानों को उड़ा दिया, कुचल दिया, मर्डर कर दिया। चार्जशीट SIT का रिपोर्ट भी आ गया, सब में दर्शाया भी है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। गन जो यूज हुई थी वो भी टीनी के बेटे के नाम पे थी, मगर टीनी साहब तो बैठे हुए हैं MOS मोदी साहब के साथ में सत्ता की मलाई खा रहे हैं, उनको कोई हटा भी नहीं रहा है। क्योंकि उनको हटाएंगे तो ब्राह्मण वोट भी खसक जाएगा, अपर कास्ट वोट खसक जाएगा। वैसे ही अभी मौर्या जी चले गए, जब तक मौर्या जी बैठे थे बीजेपी के अंदर तो खूब मलाई खाया आराम से, अब चले गए, बोले बीजेपी ने हमारे साथ न्याय नहीं किया, OBC के अगेंस्ट है। तो सबको पता है कि बीजेपी तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी मुस्लिम, एंटी दलित, एंटी OBC है ही, हर इंसान को पता है, उसमें क्या नई बात है। अब ये आपको यकीन है, अब ये सबके सब कहाँ गए? समाजवादी में। अब सुनिए समाजवादी की बात नविका जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुनील सिंह बीजेपी में थे, समाजवादी में गए। वो सुनील सिंह इंसान वो है जिन्होंने कहा था कि मुसलमान औरतों को कब्रिस्तान से निकाल के उनका बलात्कार करना चाहिए। अब ऐसा शख्स जाके अखिलेश यादव की गोद में बैठ गया, दूध से धुला हुआ बन गया। अभी मौर्या जो अभी गए अखिलेश साहब के पास, उन्होंने क्या कहा था कि मुसलमान 4 शादी इसलिए करता है, अपनी हवस को मिटाने के लिए करता है। अब इतना बड़ा बयान दे के आप अखिलेश साहब की गोद में जाके बैठ गए, तो अब आप सेक्युलर हो गए। पहले तो आप इतने बड़े बयान दे, तो मैं बता रहा हूं ये दोनों भी जो है बीजेपी और SP बौखलाहट का शिकार हो गए। एक ही सिक्के के 2 पहलू बन गए ये। मगर उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है, देती है। हम जा रहे लड़ने, फुली गेट अप, हम पॉजिटिव माइंड से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमको यकीन है कि इस मर्तबा उत्तर प्रदेश की जनता हमको मोहब्बत से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी, हमको वोट देगी और हमारा अच्छे रीत से हम उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए इंशाल्लाह। आपको यकीन है? क्योंकि आप डेवलपमेंट की कौन बात कर रहे हैं? चलिए बताइए, आप इतने वक्त से आप देख रहे हो, किसने डेवलपमेंट की बात की? क्या बताइए मुझे। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं जफर इस्लाम साहब।
मैं शेखर अय्यर आपके पास आ रही हूं, पर जफर इस्लाम साहब, एक ही सिक्के के दो पहलू, समाजवादी पार्टी और बीजेपी, ये क्या हो गया है? ये क्या सुन रही हैं? तर्क के साथ बताओ। देखिए, जिनका वजूद ही खत्म हो चुका है, नहीं पूरे देश में जिनका वजूद ही खत्म हो गया, और उस पार्टी को जिसको जाना जाता है सिर्फ एक ही चीज के लिए कि ध्रुवीकरण करती है और सिर्फ एक समाज का वोट चाहती है, वो पार्टी है AIM। और उसका एक ही नजरिया रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से भी मुस्लिम के नजरों में कहीं ना कहीं खराब दिखाया जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले बार जब 2019 का इलेक्शन हुआ था तो भी 10% मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, और पिछले बार 2017 में भी दिया था। और इस बार भी मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, इनको मिले ना मिले एक वोट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर समाज का वोट मिलता है, इस मुस्लिम समाज का भी वोट मिलेगा। लेकिन अभी अजीज साहब कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, भदौरिया जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, इन लोगों ने सिर्फ मलाई खाने के लिए सरकार में रहे, चार बार सरकार में रहे समाजवादी पार्टी के। क्या किया इन्होंने 4 बार सरकार में? कोई गिना दे कि हमने ये सब काम किया है? जब इनसे आप पूछे तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करने के लिए, आप इनसे पूछिए कि भाई तुम अपने बारे में बताओ कि क्या किया तुमने, तो वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करेंगे, अपने बारे में नहीं, इसलिए कि इनके बारे में कुछ बात करने को है नहीं। वही हाल है AIM के, उनसे आप पूछिए तो वो शुरुआत होते हैं भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई अपनी पार्टी के बारे में बताओ। कुछ नहीं, मैं ध्रुवीकरण करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बोलता हूं। ये हालात है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं नाविका जी कि प्रदेश में 5 सालों में हालात चेंज हो गए। पहले किस तरह से इलेक्शन होते थे, इलेक्शन कैसे होता था, किस तरह से होता था, किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता था, किस तरह से गुंडे मवालियों के सपोर्ट से इलेक्शन लड़ा जाता था, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसे उन लोगों को प्रोत्साहन करती थी और उस मानसिकता को कहीं ना कहीं पूरे तौर पर सपोर्ट मिलता था, अब वो खत्म हो गया। अब ऐसी मानसिकता वाले तो आधे से ज्यादा 90% तो बिल्कुल उस रास्ते पे आ गए हैं। अब जो बचे खुचे हैं वो भी अगर कोशिश करते हैं तो अगले टर्म में उनको भी ठिकाने लगाया जाएगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अब जो विश्वास प्राप्त करने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने एक आम नागरिक का, एक गरीब का विश्वास प्राप्त किया पिछले 5 सालों में, चाहे वो महिला हो, चाहे नौजवान हो, आम नागरिक कहां जाएगा, किसको वोट देगा। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर हैं, और शेखर अय्यर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि पिछले हफ्ते हमने मौका दिया जाए। आप पर तो सब इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे इल्जाम और आप सब पर लगा रहे हैं, किस रिबर्ट करने का टाइम मैं बताता हूँ। ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? चलिए आपको मिलते हैं 20 सेकंड। मास्टर है ध्रुवीकरण, 20 सेकंड। गाय गंगा दंगा मंदिर करते करते तो ये लोग 1984 से 200 से 350 पे पहुंच गए। चाचा जान, अब्बा जान, भाईजान, ये तो कौन वारिस पठान बोला था क्या? ये तो योगी ने बोला था। 80 बनाम 20, कौन वारिस पठान बोला था क्या? योगी ने बोला तो था। आप कह रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण करते करते यहाँ तक आ गए, तो देश की जनता क्या मूर्ख है? देश की जनता क्या मूर्ख है? देश की जनता समझ नहीं पा रही क्या कि बार बार वोट दे रही है? आप कम से कम पब्लिक को इतना नासमझ मत समझिए वारिस पठान साहब, मेरी आपसे गुजारिश है। लेकिन शेखर अय्यर से मैं पूछना चाहती हूँ, मैं शेखर अय्यर आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप हमारे साथ टाइम्स नाउ वीटो के सर्वे पर थे, और सर्वे जो 14 जनवरी तक का अपमान कर रहे हैं वारिस पठान, 14 जनवरी तक का ये जो सर्वे था, इसमें पश्चिमी यूपी में तमाम किसान आंदोलन के बावजूद किसका अपमान कर रहा हूं मैं? एक मिनट। अरे आप तो संविधान का अपमान कर रहे हो। वोटर्स का अपमान। अरे आपको वोट नहीं देता तो आपको वोट नहीं देता, आपको वोट नहीं मिलता है, आपको वोट नहीं मिलता है तो आप वोटर्स का अपमान करेंगे। लिस्ट जारी किया, बताइए मुझे कितने मुसलमानों को सीट दे दी आपने? अरे भाई मुसलमानों को दो सीटों से हम 350 सीटों पर आए, किसके आशीर्वाद से? हमें तो वोटर से आशीर्वाद दिया, हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और आपको क्या प्राप्त हुआ? आपने देश को तोड़ने के काम किया, आपने समाज को तोड़ने का काम किया। आप ऐसी ताकतों के साथ खड़े रहे जो समाज को तोड़ने का काम करती है, वैसी ताकतों
लोगों के साथ आप खड़े हैं, उसी के साथ देखा जाता है। और आप कह रहे हैं हमें नसीहत दे रहे हैं। अरे भाई हमें तो जनता का आशीर्वाद नहीं, हम तो जनता का आशीर्वाद है, हमें तो जनता का समर्थन प्राप्त है, जनता का विश्वास प्राप्त है। आपको क्या प्राप्त है? आपको क्या प्राप्त है? नहीं, आपको क्या प्राप्त है? आपने अरे भाई, अरे हम संविधान हर चीज के जनता के जवाबदार है। जनता को कटघरे में खड़ा करती है, जनता वोट देती है। आपको कौन आपने जनता का अपमान किया। एक मिनट महापुरुषों दिग्गज नेता हैं आप दोनों, आप में से किसी को भी ये हक नहीं पहुंचता कि जनता को इतना बेवकूफ समझे। पब्लिक जो है वो सब समझ रही है। पब्लिक अगर वोट दे रही है तो सोच समझ कर दे रही है। कोई भी पब्लिक में बेवकूफ नहीं है कि इस तरह ही अपना वोट जाया कर देगा। तो कम से कम टेलीविजन पर इतनी लड़ाई मत करिए कि आपकी बात भी पब्लिक तक नहीं पहुंच सके। मैं शेखर अय्यर से पूछना चाहती हूं, 14 जनवरी तक का जो सर्वे था, हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सर्वे किया। पिछली बार बीजेपी की 80 सीटें थी, अब भी तकरीबन 55-60 के बीच में ये सीटें दिखाई जा रही हैं। अब एक साल किसान आंदोलन के बाद अगर इतनी सीटें दिख रही हैं तो क्या ये मजबूरी थी अखिलेश यादव की, जो अब उन्हें कानून वापस होने के 3 महीने बाद एक अन्नदाता का संकल्प लेना पड़ा, एक शपथ लेनी पड़ी? और मैं ये पूछ रही हूं कि क्या ये उनकी मजबूरी थी शेखर अय्यर, क्योंकि किसानों का जो ये मुद्दा है उन्हें किसी ना किसी तरह 10 फरवरी तक जीवित रखना है। पर क्या ये जमीन पर कोई भी असर दिखाएगा? मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ। राधिका जी, आपने एक अच्छी पॉइंट दिखाया कि देखिए, जब आंदोलन शुरू हुआ ये ज्यादातर ये कानून के खिलाफ पंजाब और कुछ हरियाणा इलाके में ही था, पश्चिम यूपी में कभी नहीं था। लेकिन जिस तरह वो हैंडल किया गया, फिर उसमें वेस्टर्न यूपी के किसान भी उसमें, किसान नेता, मैं किसान नहीं कहूंगा, किसान नेता कुछ जुड़ गए। उसके बाद मामला बिगड़ा। अभी जो कोशिश जो हो रही है, देखिए नवंबर 26 तारीख के बाद जब प्रधानमंत्री ने खेत पकड़ करके विड्रॉ कर लिया है, उसके बाद कमेटी भी गठन हुई है कि किस तरह एमएसपी को आगे ले जाना है। तो अभी मामला क्योंकि यहाँ पे एक सवाल आया कि अभी तक एमएसपी क्यों नहीं हुआ, पहले हमें समझना चाहिए आज के तारीख में कम से कम 22 फसलों के लिए एमएसपी है। लेकिन उससे बड़ा सवाल जो है, देखिए जो चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है, वो किसानों को इनकम को लेकर है। कैसे हम बढ़ा सकते हैं? केवल एमएसपी से हो सकता है क्या? क्योंकि ये डाउट सबके सामने है कि किसान को केवल एमएसपी आप देते जाओ और सरकारी खरीदते रहे, लेकिन इसको आप कहाँ बेचेंगे, कहाँ? क्योंकि सवाल है कि आज किसान अपनी फ्यूचर को बदलना है, उनकी इनकम बढ़ना है, उनकी मार्केट की कैसे एक्सेस मिले। ठीक है, प्राइवेट पार्टीज को लाने में वो सोल्यूशन नहीं हो सकता या पूरा सोल्यूशन नहीं हो सकता है, लेकिन सवाल बड़ा है। तो आज आप जैसे आपने पॉइंट आउट किया नविका जी कि अखिलेश जी का एकमात्र जो कारण है आज इस तरह की इस पे संकल्प लेना कि किसी तरह जो एजिटेशन अब दब गया है, एक प्रकार से खत्म हो चुका है, वो कहीं पूरा ये ना हो जाए, दफा ना हो जाए, इसीलिए उसकी कोशिश हो रही है। ठीक है, लखीमपुर केरी एक बड़ा इश्यू है जिस इश्यू ने इनको काफी एक मुद्दा दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के मामले को लेकर जो इश्यूज है, खास करके पश्चिम यूपी में, देखिए किसान, खास करके गन्ने किसान का बड़ा प्रॉब्लम था, जिसको एक प्रकार से एक सोल्यूशन हुआ। लेकिन बड़ा सोल्यूशन क्या है कि उत्पादन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उतना उत्पादन के लिए उतना डिमांड नहीं है। तो आज बड़ी कोशिश होनी चाहिए, मुझे लगता है हर पार्टी को सोचना बिल्कुल आधुनिक कैसे हमारे किसानों को आधुनिक तरीके से किस तरह से उनकी इनकम डबल की जाए, उनके साथ और तरक्की की जाए, उनको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाए, ये सब भी मुद्दे हैं। क्या मुद्दे सिर्फ एमएसपी के हैं? लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल डॉक्टर अजीज खान, क्योंकि ये सवाल पब्लिक के हैं और पब्लिक हमेशा
आपकी भी और हमारी भी बॉस है, तो बॉस के सवाल आपको हमेशा जवाब देने पड़ेंगे। और पब्लिक का यूट्यूब के जरिए सवाल है समाजवादी के प्रवक्ता से, क्या 2012 से 17 के बीच पहली बार इनकी सरकार थी? पिछले 2 दशक से तो यही लोग सत्ता में हैं। क्या पहले सम्मान निधि नहीं मिल सकती थी? क्या पहले फसल बीमा की राशि नहीं बढ़ाई जा सकती थी? क्या पहले किसानों को एमएसपी पर अखिलेश जी और बहन जी काम नहीं कर सकते थे? ये ओबीसी पिछड़ा रटते रहते हैं। क्या सबसे ज्यादा सीमांत किसान इसी वर्ग में होता है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अखिलेश यादव जी ने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई की है, पर्यावरण विज्ञान में इंजीनियरिंग डिग्री रखते हैं, उन्हें कितने दिनों के बाद अनसंकल्प की जरूरत क्यों पड़ी? यूपी के गन्ना किसानों के लिए गन्ना बकाया विरासत में क्यों छोड़ा? ऐसी लकीर खींचकर जाते कि कोई दूसरा उसे लांग ही नहीं पाता। ये कैसा तर्क है कि योगी करे तो ढोंग, आप आश्वासन पर आश्वासन दें तो सही? पीयूष त्रिपाठी गाजियाबाद से पूछ रहे। 2 सवाल, 45 सेकंड का समय आपको मिलेगा अनइंटरप्टेड। जवाब दीजिए अजीज खान साहब। देखिए नाविका जी, ये तो पूरा पत्र लिख दिया है, अच्छा है और ठीक बात है। देखिए 12 से 17 हमारी सरकार थी। आपने कहा किसानों को क्या किया, किसानों के लिए क्या किया? हमने किसानों को कुचला नहीं, हमने किसानों को 12 महीने बैठाया नहीं, हमने 12 महीने नहीं बैठाया, हमने उनसे संवाद किया, हम उनके दर्द को समझते रहे, हम उनसे बात करते रहे और जितनी मदद हो सकी वो हमने 5 साल के अंदर किया है। हमने उनको खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं कहा, हमने उनको मारा पीटा नहीं, हमारे रेज्यूम में किसान शहीद नहीं हुआ, आप समझिए। लेकिन उस 5 साल के अंदर आप जरा ये भी देखिए कि जो आज अन्ना पशु है, जो शांतनु गुप्ता पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा रहे थे, अब जरा गांव में निकल कर देखिए, आज जिसके पास 1 बीघा 2 बीघा खेती है वो रात भर रखाता है, दिन भर काम करता है, अन्ना पशु आते चढ़ जाते हैं, उसकी फसल बर्बाद हो जा रही है, कौन जिम्मेदार होगा? आप क्यों नहीं गौशालाएं बना करके उसमें उसको रखते हैं? नहीं रखते। जिनको आप रख भी रहे हैं, 900 रुपया पर गाय आप दे रहे हैं, पर बछड़ा दे रहे हैं, लेकिन सच है कि उसका भी भुगतान नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि गाय को ले जाइए और घर पर रखिए, 900 आपका समय समाप्त हुआ, 45 सेकंड आपके समाप्त हुए। और डॉक्टर अजीज खान का आर्ग्यूमेंट है, उनका तर्क ये है कि हमने उन्हें गाली नहीं दी, हमने उन्हें टेररिस्ट नहीं बनाया, हमने उन्हें कुचला नहीं। हमने अगर एमएसपी नहीं दी तो क्यों सवाल पूछ रहे हो? हमने उन्हें गन्ना बकाया नहीं दिया तो क्यों सवाल पूछ रहे हो? हमने तो वो भी नहीं किया और ये भी नहीं किया। क्या ये तर्क किसानों के गले उतरेगा? क्या नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, जो पिछली बार जब चुनाव लड़े थे तो अपना डिपॉजिट तक हार गए थे, क्या वो नुमाइंदे होंगे बताने के लिए कि किसान किस तरफ जा रहा है? सवाल जनता का ये है और आज यही सबसे बड़ा सवाल है। जनता क्या ठीक परखेगी कि कौन उनके लिए अच्छा है? क्योंकि हर बार जनता फैसला करती है और वो फैसला आखिरी फैसला होता है। बीजेपी ने अपने वादे गिनाए, कहते हैं उन्होंने करके दिखाया। समाजवादी पार्टी ने अपने इरादे और अपनी शपथ दिखा दी है। लेकिन ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक तय करेगी और 10 मार्च को अपना रिपोर्ट कार्ड भी दे देगी कि वो किस पे ज्यादा भरोसा करती है। और सबसे नतीजे यहां टाइम्स नाउ नव भारत पर आपको मिलेंगे हमारे साथ 10 मार्च को।